सेवेंथ स्टैंडर्ड जनरल साइंस चैप्टर 3 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं, जैसे कि एयर, वाटर और सॉइल। तो हम एक एक इसका प्रॉपर्टीज़ यूजेस देखेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट है एयर। एयर की प्रॉपर्टीज़ ये होती है, इट हैज़ मास एंड वेट। फिर जो एयर के मॉलिक्यूल्स है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो उसमें जो एयर में जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव होते हैं, दैट इज़ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। व्हेन मॉलिक्यूल स्ट्राइक अगेंस्ट एनी बॉडी, अगर कोई भी मॉलिक्यूल गैस का कोई बॉडी को स्ट्राइक करता है तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा उस बॉडी पे, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक की प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो वो हर डायरेक्शन में सेम होता है और इसको मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट। और जैसे जैसे हम अबव द सी लेवल जाएंगे वैसे एयर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो कम होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। अब देख लेंगे डैनियल बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है। वो ये बताता है कि जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे एयर प्रेशर डिक्रीज होगा, और अगर वेलोसिटी कम हो गई तो एयर प्रेशर बढ़ेगा। तो जहाँ पे एयर प्रेशर हाई है वहाँ से लोअर प्रेशर एरिया तक एयर मूव होंगी, एयर अपना मूवमेंट शो करेंगी फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, जिसको हम ब्रीज या फिर विंड बोलते हैं। इसका मतलब ये हर जगह एयर प्रेशर जो है वो सेम नहीं रहता, अलग अलग एरिया में अलग अलग एयर प्रेशर रहता है, और जहाँ हायर प्रेशर है वहाँ से लेके एयर लोअर प्रेशर तक मूव होगी, जिसको विंड बोलते हैं। एयर के वजह से अर्थ पे कई सारे फिनोमेना होते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट देखेंगे कंडेंसेशन। एटमॉस्फेरिक एनवेलप होता है अर्थ के अराउंड में, और वो एटमॉस्फेयर में जो भी अर्थ पे वाटर बॉडीज़ है उसका वेपराइजेशन होके वाटर वेपर तैयार हो जाती है और वो एटमॉस्फेयर में रहती है। तो जब वो वाटर वेपर कूल हो जाएंगी तब उसका फिर से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा लिक्विड में, तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। दैट इज़ द कूलिंग ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज नोन एज कंडेंसेशन। और ड्यू टू कंडेंसेशन वाटर वेपर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर अगेन। नेक्स्ट फिनोमेना इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब एटमॉस्फेयर में कितने अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो ये ह्यूमिडिटी जो है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि प्लेस, टाइम ऑफ डे, वेपर होल्डिंग कैपेसिटी, टेम्परेचर और सीज़न। इन चीज़ों पे डिपेंड करती है ह्यूमिडिटी हर एक प्लेस की। नेक्स्ट इज ड्यू। टेम्परेचर जो होता है एयर का वो एक सर्टन टाइम पीरियड में फॉल हो जाता है, जैसे कि नाइट और डॉन। हमें सुबह सुबह और एकदम रात को कुछ लीव्स पे ड्रॉपलेट्स दिखते हैं जिनको हम ड्यू बोलते हैं। तो ये टाइम पे जो टेम्परेचर है एयर का वो फॉल होता है, कम रहता है। तो इस टाइम पे जो एयर की कैपेसिटी होती है वाटर वेपर को होल्ड करने की, वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर रिड्यूसेस। इसलिए जो एक्सेस अमाउंट में वाटर वेपर रहेंगी एयर में वो कूल हो जाके उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा वाटर ड्रॉपलेट्स में, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स हमको लीव्स पे वगैरह दिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ड्यू। ऐसे कई सारे फिनोमेना होते हैं, जैसे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होता है, कई सारे डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से लाइट भी स्कैटर होता है, जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर कुछ फिनोमेना और देख लेंगे, जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेशन। एयर की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है, रेगुलेट होता है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर रेगुलेशन। The earth receives energy from the sun. This energy is reflected by the earth in the form of heat. The constituents of air surrounding the earth, such as water vapor, carbon dioxide, absorb a part of this heat and give it to the other constituents of air. As a result, the earth's surface remains warm and thereby becomes suitable for living world on the earth. मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में सन की हीट की वजह से जो भी एटमॉस्फेयर है वो हीट अप हो जाता है, क्योंकि सन की हीट अर्थ सरफेस पे आती है और रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर में जाती है।
इसलिए पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म रहता है अर्थ सरफेस के पास का, और इसकी वजह से एक सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है वहाँ के लिविंग वर्ल्ड के लिए। तो इस तरह से एयर जो है वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। नेक्स्ट इज साउंड ट्रांसमिशन। जितने भी साउंड्स हमें सुनाई आते हैं वो सब एयर के थ्रू आते हैं, सराउंडिंग एयर के थ्रू वो हमारे तक पहुंचते हैं। दैट इज द एयर इज मीडियम फॉर साउंड ट्रांसमिशन। कभी कभी हमें क्लियर साउंड नहीं सुनाई आता, क्यों? क्योंकि जो साउंड की क्लियरिटी होती है वो डिपेंड करती है एयर की डेंसिटी कितनी है उस पर। मतलब डेंसिटी ऑफ एयर पे डिपेंड रहेंगे क्लियरिटी ऑफ साउंड, और ये जो डेंसिटी होती है एयर की ये चेंज होती है टेम्परेचर के साथ। तो इस तरह से जो साउंड ट्रांसमिशन है वो पूरी तरह से हमारे एयर पे डिपेंड होता है। अगर एयर नहीं रही तो हमें साउंड भी सुनाई नहीं आएगा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट वाटर। सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लेंगे। वाटर एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, यानी कि उसका जो स्टेट है वो लिक्विड है नॉर्मल कंडीशंस और रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर कंडीशंस बदल जाए टेम्परेचर की, प्रेशर की, तो उसका स्टेट बदल सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है या फिर गैशियस भी हो सकता है, जैसे कि आइस या फिर वाटर वेपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट हैज़ वॉल्यूम, इट डज नॉट हैव शेप एंड इट कैन सीप थ्रू होल्स, गैप्स। अगर हम पानी को कोई भी कंटेनर में डालें तो एक एरिया उसने ऑक्यूपाई कर लिया है जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, मतलब ये पानी के पास वॉल्यूम है। उसके बाद अगर हम किसी बॉटल में रखेंगे, किसी ग्लास में रखेंगे वही पानी को, तो वो उस तरह से शेप ले लेगा कंटेनर का, मतलब पानी के पास उसका खुद का शेप नहीं है। इट डज नॉट हैव इट्स ओन शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। और अगर उस कंटेनर को हम होल कर दे या कोई गैप हो तो पानी उस गैप से, होल से बाहर आ सकता है, मतलब इट कैन सीप थ्रू होल्स एंड गैप्स। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है अगर हम वाटर को किसी हाफ फिल्ड बॉटल में रखेंगे, हाफ फिल करेंगे उस बॉटल को पानी से और फ्रीज़र में डालेंगे, थोड़ी देर बाद जब आइस बनेगा तो वो थोड़ा वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाएगा। हमें मार्क कर लेना है कि पानी कहाँ तक था, उसके बाद जब आइस बनेगा तो वो मार्क से ज़्यादा लेवल तक रहेगा। मतलब ही जो पानी है वो जब आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो एक्सपांड होता है और उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। आइस जो होता है उसका वेट ओरिजिनल वाटर से कम होता है, मतलब आइस लाइटर है और वाटर जो है उसका वेट डेंस होता है, इसलिए पानी के ऊपर आइस जो है वो तैर सकती है। देयरफॉर आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सबसे पहले देख लेंगे मास और वॉल्यूम क्या है और ये फॉर्मूला, इसका ये यूनिट कैसे आए। तो वॉल्यूम ऐसा होता है जब कोई भी सब्सटेंस, या फिर अभी हम वाटर की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं तो वाटर कंसिडर करेंगे, अगर हम उसे कोई भी कंटेनर में रखेंगे तो जितनी स्पेस उसने ऑक्यूपाई की है उसको हम बोलेंगे उसका वॉल्यूम। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस इज नोन एज वॉल्यूम। और वॉल्यूम को मेजर करने का यूनिट होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको CC ऐसा लिखा है, क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर मास, स्टोर्ड मैटर इन अ सब्सटेंस इज नोन एज मास, मतलब कोई भी सब्सटेंस में कितना मैटर है उसको हम मास बोलेंगे, इसका यूनिट होता है ग्राम। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का यूनिट हमने देखा ग्राम, इसलिए ग्राम लिखा, और नीचे हम लिखेंगे वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर, इसलिए डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें अगर ग्राम के जगह किलोग्राम दिया है और क्यूबिक सेंटीमीटर के जगह लीटर दिया है तो हमें ये रिलेशन याद रखना है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। इसलिए फिर डेंसिटी क्या हो जाएंगी, डेंसिटी के फॉर्मूला में हम डालेंगे 1 kg दिया है तो ग्राम्स की जगह हमने 1000 डाला,
और क्यूबिक सेंटीमीटर की जगह 1 लीटर दिया है तो हमने उसको कन्वर्ट किया सीसी में लीटर को, इसलिए हम डालेंगे यहाँ पे 1000, तो 1000/1000 हो जाता है 1, इसलिए डेंसिटी हमें मिली 1 ग्राम/क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हो गया इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड मास। नाउ वी विल सी अबाउट द एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर। पहले जानेंगे वाटर के लिए क्या प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी बाकी सब्सटेंसेस से अलग है, इसलिए हम इसको एनिमल्स बिहेवियर बोलेंगे पानी का। नॉर्मल टेम्परेचर पे जैसे जैसे हम पानी को कूल करते जाएंगे, मतलब ही जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल होते जाएगा पानी की जो डेंसिटी है वो बढ़ते जाएगी। लेकिन ये एक सर्टेन टेम्परेचर तक होता है, जैसे कि 4 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल होगा, मतलब 3 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे पानी कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर जब डाउन होते जाएगा या फिर फॉल होते जाएगा, तब डेंसिटी भी कम होगी और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अगर हम किसी कंटेनर में पानी लेते हैं और वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे उसका जो वाटर लेवल है उसको, फिर हम उसको फ्रीज़र में रखेंगे, फ्रीज होके आइस तैयार हो जाएंगी 0 डिग्री सेल्सियस जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का। तो जैसे ही फ्रीज हो जाएगा हमें ये जो मार्क है इसके ऊपर तक आइस दिखेगा, मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गई। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गई जैसे ही टेम्परेचर लो हो गया। अब देखेंगे डेंसिटी कैसे कम हो गई। अगर हम इस आइस को निकालेंगे और नॉर्मल लिक्विड वाटर पे अगर इसको हम रखेंगे तो ये उस पर तैरेगा, मतलब फ्लोट होगा। इसका मतलब ये है आइस फ्लोट हो रहा है, मतलब उसका जो डेंसिटी है वो कम है पानी से, इसलिए डेंसिटी कम हो गई और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया। अब देखेंगे बाकी सब्सटेंसेस के लिए क्या होता है। बाकी सब्सटेंसेस में टोटली ये जो पार्ट है इसका उल्टा होगा, इसलिए ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। लिखते वक्त आप इसका अपोजिट लिखोगे अदर सब्सटेंसेस के लिए। टेम्परेचर जब फॉल होगा तब यहाँ पे कम हो रही तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएंगी, और यहाँ पे बढ़ रही है तो यहाँ पे कम हो जाएंगी। तो हम इसको लिखेंगे कैसे आंसर वो देखते हैं। वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर when starts cooling its density increases. That is, when the temperature starts falling at the normal temperature, the density increases. Density is maximum at 4 degrees Celsius. Further, as the temperature decreases below 4 degrees Celsius, the density decreases and the volume increases. This is known as the anomalous behavior of water. For other substances, as the temperature falls down, the density increases and the volume decreases. This is known as the anomalous behavior of water. Next thing देखनी है सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या होता है। अगर हम कंसिडर करेंगे एक कंटेनर जिसमें पानी है, उसमें अगर हम एक पोटैटो डालेंगे तो क्या वो डिज़ोल्व होगा? नहीं। अगर हम सॉल्ट डालेंगे तो वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जो डिज़ोल्व हो जाती है उनको हम सोल्यूट बोलेंगे। कंसिडर करते हैं सॉल्ट का एग्जांपल। कंटेनर लिया है जिसमें पानी है, वाटर, और इसमें हम डाल रहे हैं ऊपर से सॉल्ट। तो क्या हो जाएगा, जो हम डाल रहे हैं डिज़ोल्व करने के लिए उसको हम बोलते हैं सोल्यूट, और जिसमें हम डाल रहे हैं डिज़ोल्व होने के लिए उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। तो क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन प्रोसेस होंगी, मतलब सॉल्ट जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा और एक सॉल्यूशन तैयार होगा, इसको बोला जाता है सॉल्यूशन। और ये सॉल्ट का पानी बन गया, मतलब ही सलाइन वाटर तैयार हो गया। तो जब सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में डालेंगे तो एक प्रोसेस होगी जिसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, और उसके बाद तैयार हो जाएगा सॉल्यूशन। मतलब ही सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। Substance that dissolves is known as solute. Substance in which solute dissolves is known as solvent, and the mixture of solute and solvent is known as solution. यहाँ पे solute कौन सा है एग्जाम्पल में, जो हम डाल रहे हैं डिसॉल्व होने के लिए, मतलब सॉल्ट। फिर हम किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्वेंट में। यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर। और क्या तैयार हो रहा है, एक सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन कौन सा तैयार हो रहा है, सलाइन वाटर।
Soil. Now we will study the properties of soil. सबसे पहले जान लेंगे कि सॉइल कैसे फॉर्म हुई। तो सॉइल फॉर्म होती है एक नेचुरल प्रोसेस से जिसका नाम है वेदरिंग। तो वेदरिंग होने के लिए दो एजेंट्स रहते हैं, एक है हीट, कोल्ड और रेन वाटर, मतलब ये हो गए नॉन लिविंग एजेंट्स, और कुछ है लिविंग जैसे कि माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स और रोडेंट्स। ये नॉन लिविंग एजेंट्स किस तरह से वेदरिंग करेंगे? जो रॉक्स होते हैं, अगर हम एग्जांपल लें कि कोई सी शोर के पास कोई रॉक्स हैं, तो उन पे जो वेव्स होती है पानी की वो कंटिन्यूसली आके स्ट्राइक होते जाती है, जिसकी वजह से जो रॉक है वो धीरे धीरे ब्रेक होते जाएगा और फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे बनेगी सॉइल। फिर माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, इनका क्या काम है? ये भी लैंड में अपने घर बनाते हैं, डिगिंग करते हैं, अपने बरोज बनाते हैं रहने के लिए, तो उसके वजह से भी जो रॉक्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे फाइन पार्टिकल्स में और उनकी सॉइल बन जाएंगी। तो सॉइल के दो कंपोनेंट्स रहेंगे, अबायोटिक और बायोटिक। अबायोटिक में स्टोन, सैंड और स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स आएंगे। अबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, और बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल मतलब सॉइल में जो लिविंग कंपोनेंट्स रहेंगे वो, जिनका एग्जांपल है माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स और रोडेंट्स। तो इस तरह से सॉइल फॉर्म होती है। ये वेदरिंग जो प्रोसेस है बहुत स्लो और ग्रेजुअली होती है, और इनके मेन एजेंट्स हैं हीट, कोल्ड, रेन वाटर और माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स और रोडेंट्स। जैसे कि आपके बुक में दिया है वो एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें कि कोई रॉक है और उसके गैप में अगर पानी है और अगर टेम्परेचर लो हो जाए एटमॉस्फेयर में, मतलब कोल्ड हो जाए, तो वो पानी कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। जैसे ही पानी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उसका जो एरिया है ऑक्यूपाई, जो उसने गैप की है, वो उसको ज़्यादा लगेंगी, उसकी वजह से वो रॉक ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से भी जो रॉक्स है वो ब्रेक होंगे धीरे धीरे और उनका कन्वर्शन स्मॉल पार्टिकल्स में हो जाके सॉइल फॉर्म हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। हमें पता है जो लैंड होती है वो पूरी तरह से सॉइल से ऑक्यूपाइड है, तो जो लैंड का कलर रहेगा वो डिपेंड करता है कि सॉइल कौन से कलर की है उस पर। मतलब ही हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी दैट द कलर ऑफ लैंड डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ सॉइल। फिर दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, जो सॉइल का कलर होता है वो लैंड के ऊपरी हिस्से मतलब सरफेस लेवल पे एकदम डार्क होता है, और जैसे जैसे हम लोअर लेयर्स में जाएंगे नीचे नीचे, तो लोअर लेयर्स ऑफ सॉइल जो होती है उनका कलर लाइट होता है। तो ये हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी, द कलर ऑफ सॉइल नियर लैंड सरफेस इज डार्क एंड एज वी गो डीप द लोअर लेयर्स ऑफ सॉइल आर लाइट इन कलर। तो ये जो कलर है, तो कौन से कलर की सॉइल्स रहेंगी? तो थर्ड प्रॉपर्टी हम ये लिखेंगे कि कौन से कलर्स की सॉइल है, जैसे कि ब्लैक, रेड, कॉपर, येलो और ग्रे। फिर देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी, सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि फर्टिलिटी, ड्रेनेज ऑफ वाटर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। फर्टिलिटी अगर अच्छी रहेंगी तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो होंगे। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब पानी जो है वो सॉइल में कितना अच्छे से सॉइल उसको होल्ड करके रखेंगे कितने देर तक, उसको हम बोलेंगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ये जो प्रॉपर्टीज है सॉइल की, ये डिपेंड करती है कलर ऑफ सॉइल की। जिस तरह से कलर रहेगा सॉइल का, उस पे से हम वो सॉइल की प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। पर ये जो सॉइल का कलर है ये किस पे डिपेंड है? सॉइल का कौन से टाइप का कलर रहेगा, ये कौन सी चीज़ें डिटरमाइन करेंगी? तो जो सॉइल का टेक्सचर है, ऑर्गेनिक और केमिकल इंग्रेडिएंट्स, फॉर एग्जांपल आयरन और लाइम कितने अमाउंट में है सॉइल में, उस पे से डिपेंड रहेगा सॉइल का कलर। जितने भी अमाउंट में ये इंग्रेडिएंट्स रहेंगे उस हिसाब से सॉइल को अलग अलग कलर आएगा, और जो कलर की सॉइल रहेंगी उस तरह से सॉइल की प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। तो ये सारी हो गई सॉइल की प्रॉपर्टीज़। हम अगर इतना अच्छे से याद कर ले इसको चार्ट के जैसा, तो हम इस पे से इलेबोरेट करके लिख पाएंगे कि सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। अब देखेंगे सॉइल टेक्सचर। जैसे कि हमें पता है सॉइल का जो कलर होता है वो सॉइल के टेक्सचर पे डिपेंड करता है।
तो सॉइल का टेक्सचर जो है वो हम किस चीज़ पे से डिटरमाइन करेंगे, तो जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो उनका साइज़ क्या है उस पे से हम डिसाइड करेंगे कि सॉइल का कैसा टेक्सचर है। तो सॉइल के टेक्सचर पे से अगर हम सॉइल के टाइप्स निकालें तो कुछ 3 टाइप की सॉइल्स हैं, जैसे कि सैंडी सॉइल, सिल्ट सॉइल और क्ले सॉइल। इन तीनों के बीच में से कोई भी दो का आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो हम एक एक के प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फर्स्ट है सैंडी सॉइल। ये ऐसी सॉइल है जिसमें सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो लार्ज वाले मैक्सिमम होते हैं, मतलब बड़े साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में रहेंगे सैंडी सॉइल में। फिर ये जो पार्टिकल्स हैं सैंडी सॉइल के वो किस चीज़ से बने हैं, तो वो बने हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। द पार्टिकल्स ऑफ सैंडी सॉइल आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ऑल्सो बोल सकते हैं क्वार्ट्ज। फिर ये जो पार्टिकल्स हैं सैंडी सॉइल के, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, मतलब ये दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। एंड दिस सॉइल इज लेस न्यूट्रिशियस, मतलब ये सॉइल ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं है प्लांट्स के लिए। वाटर ड्रेनिंग जो कैपेसिटी है इसकी वो काफ़ी अच्छी है, वाटर ड्रेन्स रैपिडली। फिर जो लास्ट पॉइंट है वो हम ये तीनों के प्रॉपर्टीज़ जानने के बाद आखिरी में डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे सिल्ट सॉइल। सिल्ट सॉइल में जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो मीडियम साइज़ के ज़्यादा मात्रा में रहेंगे, बाकी भी साइजेस के होते हैं पर वो कम क्वांटिटी में होते हैं। मतलब सिल्ट सॉइल इज हैविंग मीडियम साइज्ड सॉइल पार्टिकल्स इन मैक्सिमम प्रपोर्शन। फिर इसमें और कौन सी चीज़ें हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर है ज़्यादा मात्रा में। फिर ये जो सॉइल है ये अच्छे से न्यूट्रिएंट्स देती है प्लांट्स को, काफ़ी अच्छी न्यूट्रियस सॉइल ये होती है सिल्ट सॉइल। सिल्ट सॉइल को और भी एक नाम है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेडिमेंट्री सॉइल। नेक्स्ट देखेंगे क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल साइज़ के रहेंगे। उसके बाद ये सॉइल हमें स्मूथ लगती है, जब हम इसको टच करेंगे तो इट इज़ स्मूथ टू टच। इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी हाई है, मतलब अच्छे से पानी को लॉक कर सकती है ये काफ़ी देर तक। इट इज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल। फिर जो आखिरी वाला पॉइंट था वो भी डिस्कस कर लेंगे। सैंडी सॉइल जो है वो इजीली प्लोएबल है। प्लोएबल मतलब उसका क्या मीनिंग है, हमें पता है फार्मर्स जो होते हैं वो सॉइल को प्लो करते हैं। तो प्लो का मतलब होता है कि सॉइल को हम एक प्लो जिसको बोलते हैं हल, उसके मदद से हम सॉइल को उसके वीड्स निकालते हैं, सॉइल में जो अनवांटेड रूट्स होते हैं वो निकाले जाते हैं और सॉइल को एरेट किया जाता है, मतलब उसमें एयर जाने देंगे, उसको हम प्लोइंग बोलते हैं, मतलब ये हल चलाना। तो ये जो सॉइल है सैंडी सॉइल ये अच्छे से प्लोएबल है, मतलब इसको हम इजीली प्लो कर सकते हैं। लेकिन जो सिल्ट सॉइल है उसको हम उतना इजीली प्लो नहीं कर सकते। लेकिन जो क्ले सॉइल है उसको जो प्लो करना है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सॉइल के टेक्सचर की वजह से होती हैं, तो हमें अच्छे से याद रखनी है। अब सॉइल का स्ट्रक्चर, इम्पोर्टेंस और यूजेस हम जान लेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, मतलब फर्टिलिटी पे डिपेंड रहेगा कि सॉइल किस तरह से ग्रो होगा। मतलब ज़्यादा जो न्यूट्रिशियस सॉइल है उसको हम फर्टाइल सॉइल बोलेंगे। तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिपेंड करती है कि सॉइल का स्ट्रक्चर कौन सा है उस पर। तो सॉइल के कितने स्ट्रक्चर हैं, कुछ 4 हमें बताया है, जैसे कि कॉलमनर, लैमिनर, ग्रैन्युलर और ब्लॉक शेप। तो इन जो स्ट्रक्चर्स है इस पर डिपेंड रहेगी सॉइल कितनी फर्टाइल है। फिर देखेंगे सॉइल का इम्पोर्टेंस। अगर अच्छी सॉइल है, मतलब गुड सॉइल, अच्छी खासी फर्टाइल सॉइल जो होती है उनका अगर हम इम्पोर्टेंस देखेंगे तो जो प्लांट के रूट्स होते हैं उनको अच्छे खासे अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा अगर सॉइल गुड है तो। मतलब जो जो ऑर्गेनिक मैटर, जितना केमिकल कंपोजिशन या फिर फर्टिलिटी, जो भी जितने अमाउंट में चाहिए एक सॉइल में, वो अगर होगा तो ऐसी सॉइल को हम गुड सॉइल बोलते हैं। तो वो सॉइल का इम्पोर्टेंस ये रहेगा कि जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के उनको अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा अच्छे अमाउंट में,
द रूट्स विल गेट ऑक्सीजन इन गुड अमाउंट। O2 मतलब यहाँ ऑक्सीजन। फिर जो प्लांट ग्रोथ है डेफिनेटली अच्छे से होंगे क्योंकि उसको बराबर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है। सो द ग्रोथ ऑफ प्लांट विल बी गुड एंड द गुड वाटर ड्रेनेज इज ऑल्सो ड्यू टू द गुड सॉइल। अगर सॉइल अच्छी रहेंगी तो रूट्स को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होंगी और वाटर ड्रेनेज भी ठीक से होगा। तो ये हो गया सॉइल का इम्पोर्टेंस। अब आ जाएंगे यूजेस पे। प्लांट्स की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो जो वाटर होता है उसको और प्लांट्स को अच्छे से होल्ड करके रखे। तो इसकी वजह से हम प्लांट्स को भी सेव करके रख सकते हैं और वाटर को भी हम होल्ड करके रख सकते हैं ताकि फिर फ्यूचर में हम उसको ग्राउंड वाटर के हिसाब से हम उसको यूज़ करें। तो प्लांट कंजर्वेशन हो जाएगा और वाटर कंजर्वेशन ये भी रहेगा सॉइल का यूज़। फिर सॉइल आर्टिकल्स बनते हैं सॉइल से। सॉइल आर्टिकल्स में आएंगे अर्दन पॉट्स, लैम्प्स, ये सब चीज़ें सॉइल से बनती है। वो एक प्रॉपर्टी की वजह से जिसका नाम है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी और क्या होती है ये हम जान लेंगे, लेकिन प्लास्टिसिटी के अपोजिट होता है इलास्टिसिटी। सबसे पहले जानेंगे इलास्टिसिटी क्या है। अगर हम एग्जांपल लेंगे कोई इलास्टिक या फिर रबर का और हम अगर इलास्टिक को होल्ड करके रखें, अपने हैंड से हम उसको फोर्स लगा के एक डिज़ायर्ड शेप में उसको हम खींच के रखें तो वो एट दैट मोमेंट वो एक शेप में है, लेकिन अगर हम हाथ हटा देंगे, फोर्स हटा देंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन इसके ही अपोजिट रहेगा प्लास्टिसिटी। मतलब ही अगर हम सॉइल को अपने हैंड से कोई फोर्स लगा के रखेंगे और उसको कोई शेप देंगे और अगर हम बाद में हाथ हटा दें, मतलब या फिर हम फोर्स हटा दें, तो सॉइल अपना ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर पाती। जो शेप हमने दिया है वो उसी शेप में रहेंगी। इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। इसकी वजह से हम अलग अलग आर्टिकल्स बना सकते हैं सॉइल से। फिर यूजफुल सॉइल के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि चाइना क्ले जिससे क्रॉकरी और टाइल्स बनेंगी। फिर है शैडो सॉइल जिससे स्टैचूज, आइडल्स बनते हैं, मतलब मूर्तियाँ वगैरह। फिर टेराकोटा सॉइल जिससे पॉट्स फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, मतलब पौधे लगाने के लिए जो पॉट्स होते हैं वो हम बनाते हैं टेराकोटा सॉइल से। और फिर मुल्तानी सॉइल, ये जो है ये सॉइल यूज़ होंगी कॉस्मेटिक्स में। सॉइल टेस्टिंग। तो सॉइल टेस्टिंग क्यों किया जाता है और क्या होता है? तो सॉइल में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का क्या प्रपोर्शन है ये जानने के लिए सॉइल टेस्टिंग किया जाता है। दैट इज टू नो द प्रपोर्शन ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स इन सॉइल वी विल परफॉर्म सॉइल टेस्टिंग एंड ऑल्सो टू नो द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी विल डू सॉइल टेस्टिंग, ताकि हमें फर्टिलिटी पता चले, ये पता चले कि सॉइल कितनी न्यूट्रिशियस है, कितनी फर्टाइल है, ताकि उसमें अच्छे से प्लांट्स ग्रो। सॉइल टेस्टिंग में मेन कौन सी चीज़ें चेक होंगी? तो सॉइल का कलर, टेक्सचर और ऑर्गेनिक मैटर, ये 3 पैरामीटर्स सॉइल के सॉइल टेस्टिंग में चेक होते हैं। और चेकिंग के बाद अगर हमें कोई डेफिशिएंसी मिलती है, दैट इज इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी देन वी विल क्योर इट या फिर वी विल ट्राई टू रिड्यूस द डेफिशिएंसी। सॉइल टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम एक सॉइल सैंपल लेंगे जिसको हम ड्राई करेंगे एक ओपन स्पेस में, जहाँ पे शेड हो, छाँव में। हम एक ओपन स्पेस में, लेकिन छाँव में हम इसको ड्राई करेंगे कुछ 8 से 10 दिन तक, और फिर उसको हम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे सीव में। सीव मतलब छन्नी से उसको हम निकालेंगे और फिर उसको टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। तो 2 टेस्ट इस पे होंगी, एक है पीएच वाली और दूसरी रहती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाली। तो अगर पीएच की बात करें तो पीएच जो भी अमाउंट रहेगा पीएच का मतलब होता है पी मतलब पोटेंशियल और एच मतलब हाइड्रोजन, मतलब ही कितना हाइड्रोजन का पोटेंशियल सॉइल में है उसको हम बोलेंगे पीएच ऑफ सॉइल। तो सॉइल में जो भी कॉन्सेंट्रेशन में हाइड्रोजन रहेगा उसके बेसिस पे सॉइल के 3 टाइप रहेंगे, एसिडिक सॉइल, न्यूट्रल सॉइल और एल्कलाइन सॉइल। ऑफ डिमिनिश्ड सॉइल मतलब ऐसी सॉइल जिसमें कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है, जैसे कि अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक या फिर ज़्यादा बेसिक हो जाए तो भी सॉइल की फर्टिलिटी पे असर पड़ता है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है।
सॉइल का पीएच अगर 6 से कम या फिर पीएच 8 से ज़्यादा रहेगा, मतलब ही ज़्यादा एसिडिक या फिर ज़्यादा एल्कलाइन सॉइल रहेगी, तो भी सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी जो है वो हार्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। फिर ऑर्गेनिक मैटर जो होता है सॉइल में, वो अगर कम प्रपोर्शन में है तो भी सॉइल की फर्टिलिटी पे असर पड़ेगा। फिर और कौन से कॉजेस है जिससे सॉइल इनफर्टाइल हो जाएंगी, जैसे कि रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप। अगर हम एक ही क्रॉप हमेशा उसी सॉइल में हमेशा लगा रहे हैं रिपीटेडली, तो भी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएंगी। इसलिए हमें अलग अलग क्रॉप लगाने पड़ते हैं अल्टरनेटली, या फिर जिसे हम क्रॉप रोटेशन बोलेंगे वो करना पड़ता है। फिर है कंटिन्यूस यूज़ ऑफ सलाइन वाटर, मतलब ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, ऐसा पानी अगर कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा है सॉइल पे तो भी सॉइल खराब हो जाएंगी। फिर एक्सेस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे केमिकल फर्टिलाइज़र्स का और पेस्टिसाइड्स का तो सॉइल की फर्टिलिटी पे असर पड़ेगा। फिर ये सब जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें सॉइल को कंजर्व करके रखना है अच्छे से। तो इसीलिए वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है जो 5 दिसंबर में होता है। 5 दिसंबर इज़ सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड सॉइल डे।